Good morning students. Today we learn about our 9th class history. First chapter is the French Revolution. French Revolution में जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे. We know about the whole of French system and its cause and its outcomes. So let us we start our chapter French Revolution. First of all मैं आपको इसका इंट्रो देता हूँ कि वहां पर किस प्रकार की कंडीशन थी, किस प्रकार की सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन या कंडीशंस को लेकर वहां पर ये रिवोल्यूशन हुआ. रिवोल्यूशन किसी भी कंट्री में रिवोल्यूशन होता है, उस रिवोल्यूशन के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं. उन रीजन्स को लेकर जब वो अपनी एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो वहां एक रिवोल्यूशन होता है और वो रिवोल्यूशन एक बिग चेंज लेकर आता है. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वहां पर फ्रांस की जो कंडीशंस थी वो कैसी थी. और यहाँ पर फ्रांस में एस्टेट सिस्टम चलता था. उस एस्टेट सिस्टम के तहत वहां पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे वहां के लोग. फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट. इस प्रकार 3 स्टेट में वहां पर डिवाइड किया गया था. तो फर्स्ट स्टेट में आते थे वहां पर क्लर्जीज, सेकंड में आते थे नोबिलिटीज और थर्ड में आते थे बाकी जैसे कि बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, वर्कर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. जो बच गए वो सब के सब थर्ड स्टेट में आते थे. फर्स्ट स्टेट क्लर्जीज वो होते थे जो वहां के चर्च या यूं कह सकते हैं कि जो रिलीजन अथॉरिटीज होती थी, जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन होते थे, वहां के लोग क्लर्जी में आते थे, जैसे प्रीस्ट हो गए वगैरह. सेकंड में आते थे नोबिलिटीज कैटेगरी वो सेकंड स्टेट में आती थी. थर्ड में जैसे कि हमने देखा बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, वर्कर्स एटसेट्रा, ये सभी जो सेस थे इन दो के अलावा वो सब के सब डॉक्टर हुए, टीचर हुए, वो सब इसी में थर्ड स्टेट में आते थे. और यहाँ पर रेवोल्यूशन लाने का क्रेडिट भी थर्ड स्टेट को ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे. वो डिस्क्रिमिनेशन टोटल बेस्ड थे थर्ड स्टेट के साथ. अब हम देखते हैं यहाँ पर टैक्सेस के बारे में कि जो टैक्स थे वो यहाँ पर किस प्रकार से थे और कैसे लिए जाते थे. तो यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स टैक्स थे. टाइम नाम का जो टैक्स होता था वो डायरेक्टली किंग को दिया जाता था. जो यहाँ पर जो भी राजा होता था, किंग होता था, वो सारे के सारे जो टैक्स लेता था वो टाइम में आते थे. इसमें आपके साल्ट और टोबैको के टैक्स भी इंक्लूडेड थे. सेकंड था टाइप्स, जो कि सीधा चर्च को जाता था. यानी कि टाइप नाम का जो टैक्स होता था वो टैक्स लेते थे चर्च. जो यहाँ पर क्लर्जी जिनको मेंटेन करते थे उन टैक्सों को कलेक्ट करने का काम करते थे चर्च. ये टाइप सीधे चर्च को जाते थे. अब यहाँ की जो कंडीशंस थी वो किस प्रकार रिवोल्यूशन होता है, वो किसी वन रीजन की वजह से नहीं होता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विजुअल और इनविजुअल. उनमें से एक फैक्टर है वहां की पॉपुलेशन. देखो पॉपुलेशन वहां की 1750 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन. 1750 में कितनी? 23 मिलियन. एंड 1789 में जब वहां पर रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पर पॉपुलेशन थी 28 मिलियन. यानी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. तो उस पॉपुलेशन के लिए वहां पर फूड है, क्लॉथ्स है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो कि वहां पर उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था. तो पॉपुलेशन इंक्रीज काफी मात्रा में इंक्रीज होना भी उनके लिए एक प्रॉब्लम बन चुका था. वहां की सिचुएशन ये थी कि कंडीशन इन टैक्स से, ये जो सारे टैक्स थे, ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेट थी वही पे करते थे. फर्स्ट और सेकंड स्टेट कोई किसी भी प्रकार के टैक्स पे नहीं करते थे. सारे के सारे टैक्स पेबल थे तो थर्ड स्टेट से इनको पे करने होते थे. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करते थे. इसी वजह से इनकी कंडीशन डे टू डे बैड होती है, बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गए. प्लस यहां की जो लैंड थी 60% लैंड वो थी वो क्लर्जी और नोबिलिटी के पास थी.
60% लैंड इनके पास थी क्लर्जी और नोबिलिटी के पास, जबकि इनकी पॉपुलेशन कम थी और पॉपुलेशन इनकी ज्यादा थी। ये 10% पॉपुलेशन में थे, 90% पॉपुलेशन में थे, जबकि लैंड ज्यादा इनके पास होनी चाहिए, बल्कि लैंड लॉर्ड बनके बैठे हुए थे ये क्लर्जी और नोबिलिटी। यहां पे रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है एक, यहां का जो किंग था उसकी वजह से। यहां पे लुई 16 नाम का जो किंग बना वो बना 1774 में। कब बना? 1774 में, जो कि बूर्बो डायनेस्टी का था या बूर्बो फैमिली से कह सकते हैं, जो कि बूर्बो वंश को बिलोंग करता था। ये लुई 16 जो एम्परर बना वो बना 1774 में। अब इसके बनने तक जो जब ये बना, इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं कि इसकी 20 ईयर्स में शादी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस के साथ, जबकि यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया से हेड करते थे। बट जब ये यहाँ का किंग बना तो इसके जो एम्परर था, साम्राज्य था, उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस कंडीशन खराब होने की वजह से इसके लिए वहां पे जो एक्सपेंसिव थे, खर्चे थे, वो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से इसने कुछ टैक्स इंक्रीज करना चाहा कि अब देखो किसी भी एम्परर हो, गवर्नमेंट हो, उसके जो रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू का जो सोर्स होते हैं वो सोर्स होते हैं टैक्स, और टैक्स से ही किसी भी गवर्नमेंट हो, किसी भी कोई भी किंग हो, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही एक मीडियम होता है। तो इसने भी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए टैक्स लगाने की सोची। अब इसके यहाँ की बेटर कंडीशन क्यों की, इसको टैक्स क्यों बढ़ाने पड़े या बढ़ाने की क्यों सोचा इसने, इसके पीछे कुछ रीजन थे। वो रीजन से देखो, फर्स्ट लॉन्ग टर्म ऑफ वॉर। लॉन्ग टर्म वॉर ऑफ वॉर से मतलब है कि यहाँ पर इसके जो पूर्वज थे या जो इससे पहले के जितने भी एम्परर हुए थे, उन एम्परर्स ने बहुत लॉन्ग टर्म वॉर लड़े थे, युद्ध लड़े थे। हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट वॉर हैज मनी एक्सपेंसिव। कंट्री की सारी मनी उन वॉर्स में खर्च हो जाती है। तो इसके पूर्वजों ने जो बहुत सारे वॉर लड़े, उन वॉर्स की वजह से वो सारा का सारा जो भार है रेवेन्यू का, वो इसके ऊपर आ गया। कहने का मतलब यह है कि इसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था, इसके रेवेन्यू में कुछ भी नहीं था इसके पास। सेकंड है 13 अमेरिकन कॉलोनी। अब ये 13 अमेरिकन कॉलोनी से इसका फ्रांस का क्या लेना देना, क्या कनेक्शन था इनका? देखिए, जो 13 जो पहले अमेरिका था उसमें 13 कॉलोनीज में वो डिवाइड था और वो ब्रिटेन के अंडर में था, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। जब इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने मिलकर ब्रिटेन से फ्रीडम प्राप्त करने के लिए रिवॉल्यूशन किया, तो इस फ्रांस ने यानी लुई 16 ने उनको फेवर किया फ्रांस ने, जबकि इसकी खुद की कंडीशन खराब थी, इसके पास रेवेन्यू था नहीं, इसके पास फंड ही नहीं था, फिर भी इसने इनको फंडिंग किया और इनके वॉर में इनकी फुल हेल्प की और इन्होंने अमेरिका ने अपनी फ्रीडम प्राप्त की। तो यहाँ पर जो खर्चे हुए उसकी वजह से इसका वर्कलोड आ गया, काफी लोन लेने पड़े। पैलेस ऑफ वर्साइल, यहाँ का जो वर्साइल का जो पैलेस था, उस पैलेस में रहता था यहाँ का ये लुई 16, या कह सकते हैं कि यहाँ का जो किंग था वो किंग के रहने का पैलेस को कहते थे पैलेस ऑफ वर्साइल। ये इतना बड़ा था, काफी बड़ा होने की वजह से इसके मेंटेनेंस के लिए और इसके सर्वेंट्स वगैरह को सैलरी देने के लिए काफी मनी चाहिए थी। जो मनी इसके पास रेवेन्यू ऑलरेडी एम्प्टी था, खाली था, इसके पास मनी थी नहीं, वो कहां से चुका था? तो उस महल के, उस पैलेस के मेंटेनेंस के लिए भी इसको काफी रेवेन्यू चाहिए था, पैसे चाहिए, तो इसलिए भी उसको टैक्स इंक्रीज करने पड़े। एंड नेक्स्ट इज 10% इंटरेस्ट ऑफ लॉन, यानी कि इसने इन सब चीजों के लिए अमेरिकन कॉलोनीज के वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड वर्साइल्स के जो मेंटेनेंस थे, एक्सपेंसिव थे, इनको मेंटेन करने के लिए इसको काफी लोन लेने पड़े थे क्लर्जी अथॉरिटीज से या अदर कंट्रीज से। उन लोन्स को पे करने के लिए वो इस लुइस के ऊपर प्रेशर करने लगे दैट कि अगर ये उनका लोन पे नहीं करता है then they will charge 10% interest of loan, यानी कुछ लोन के ऊपर वो 10% इंटरेस्ट से इसे चार्ज करेंगे, जो इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसके पास रेवेन्यू था ही नहीं, तो जब रेवेन्यू नहीं था तो ये लोन कहां से चुका था? ऊपर से
सोचिए। अब यहां पर बैकग्राउंड में क्या था कि यहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों को रिवॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं मोटिव करने का काम कुछ राइटर्स ने किया था। उनमें से उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ जॉन लॉक यहाँ पे था, उसने एक बुक लिखी थी द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी उसने डेमोक्रेटिक जो रूल होता है उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी दी थी। थर्ड था मोंटेस्क्यू, जिसने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू ने जो अपनी बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उस स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने गवर्नमेंट को 3 टाइप से डिवाइड किया था। कितने टाइप से? 3 टाइप से। फर्स्ट डिफाइन करने का उसका रीजन था, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। उसका ये मानना था कि गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके वर्क किया जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और सबको अपनी अपनी फ्रीडम देनी चाहिए जिससे कि वो फ्री होकर, फ्रीडम होकर किसी के प्रेशर में न होकर वर्क कर सके और पब्लिक को बेनिफिट हो सके। इन तीनों राइटर्स ने वहां की पब्लिक को काफी मोटिवेट किया, या कह सकते हैं कि जागृत किया, और उनके जो राइट्स हैं उन राइट्स के बारे में भी उनको बताया। तो सभी यहां पर मिलकर जो नॉर्मल लोग थे, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो थर्ड एस्टेट के लोग डेमोक्रेसी के लिए तैयार हो गए। अब इसको क्या हुआ, ये टैक्स बढ़ाने के लिए फ्रांस में क्या था कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स जो किंग है वो अपनी मर्जी से या अपनी बिल से नहीं इंपोज कर सकता था। उसके लिए यहां पर एक असेंबली हुआ करती थी जिसे कहा जाता था एस्टेट जनरल। क्या कहते थे? एस्टेट जनरल। तो एस्टेट जनरल का सेशन या मीटिंग बुलानी पड़ती थी, यानी ये सिर्फ कह सकता था, उसको लागू करने का काम एस्टेट जनरल करती थी। एस्टेट जनरल की परमिशन के बगैर ये कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकता था। अब हम एस्टेट जनरल की बात करते हैं कि इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 1614 में, और हम जैसा कि जानते हैं ये बना 1774 में। अब आप सोच सकते हैं कि इतने लॉन्ग पीरियड में कोई भी एक भी सेशन नहीं हुआ था, यानी ना तो टैक्स बढ़े, टैक्स ना ही कोई इंप्लीमेंट या सुधार हुए, कुछ भी नहीं हुआ। इसका अब इसने सेशन बुलाया 5 मई 1789 में, इसने इसका सेशन बुलाया। इस सेशन में क्या होता था कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, तीनों एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे। अब उनकी जो तीनों एस्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे उनकी सिचुएशन ये थी कि जो 300 रिप्रेजेंटेटिव आते थे वो फर्स्ट एस्टेट से और 300 आते थे सेकंड एस्टेट से, यानी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 आते थे, और जो थर्ड एस्टेट था उससे आते थे 600, यानी डबल। बिकॉज इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इनके मेंबर्स भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो डबल होते थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड के 300 और थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आते थे। अब इसमें जो ये थर्ड एस्टेट जनरल का जो सेशन बुलाया, मीटिंग बुलाई, उसके अंदर तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आ गए। अब जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के थे वो बिल्कुल आमने सामने बैठे थे वहां पर असेंबली में, एंड जो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनके पीछे खड़े थे, यानी इन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। ये यहाँ पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो तो आमने सामने बैठे थे, बट थर्ड एस्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सिटिंग के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, इन्हें इनके पीछे खड़ा कर दिया गया था। प्लस यहाँ पर जो पीजेंट्स थे या वर्कर्स थे या वोमेन्स थी उनको एंट्री नहीं दी गई थी, उनको किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी। जब उनको एंट्री नहीं दी गई तो उन पीजेंट्स वर्कर्स उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स, 40,000 लेटर्स ये थर्ड एस्टेट वाले मेंबर्स जो थे वो अंदर लेकर गए थे कि हम किंग को हमारी प्रॉब्लम्स की लेटर्स के जरिए किंग से शेयर करेंगे एंड वो हमारी बात मानेंगे, और इन जो हमारे ऊपर जो टैक्सेज का जो लोड है उसको कम किया जाएगा या टैक्सेज कम होंगे, किंग हमारी बात समझेगा। तो ये 40,000 लेटर्स लेकर प्रेजेंट हुए थे ये थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब यहाँ पर ये सेशन चल रहा था, इसका एक और था कि यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स थे वो इस प्रकार थे
कि यहाँ फर्स्ट एस्टेट के 300 थे मगर इनको वोट काउंट किया जाता था 1, सेकंड एस्टेट के भी 300 थे बट इनका भी वोट काउंट किया जाता था 1, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 600 थे मगर इनका भी वोट काउंट किया जाता था 1, यानी तीनों का 1-1 वोटिंग काउंट की जाती थी। और जो फेवर में जिसके ज्यादा होते थे वो पास होता था। तो ज्यादातर क्या होता था जब भी टैक्स इम्पोज करने होते थे तो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट उनका उसके फेवर में वोट करते थे और थर्ड एस्टेट अनफेवर होते हुए इनके वोट ज्यादा होने की वजह से 2 वोट हो जाते थे, तो 2 वोट्स की वजह से ये जो टैक्सेस थे वो बढ़ जाते थे। बट इस बार इन्होंने क्या किया, थर्ड एस्टेट वालों ने इसको अपोज किया कि नहीं, पर कैंडिडेट या पर रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट काउंट किया जाना चाहिए। ये पहले वाला फॉर्मूला हमें मान्य नहीं है, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहां पर बात बढ़ गई। इन्होंने जब इसको अपोज किया, विरोध किया, तो यहां पर ये सेशन में इनकी जो थर्ड एस्टेट है उनकी किसी भी बात को एग्री करने के लिए ना तो ये किंग लुई 16 एग्री हुआ, ना ही ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले एग्री हुए। तो देन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, टकराव बढ़ गया। जब इनकी बात नहीं मानी गई तो थर्ड एस्टेट वालों ने यहां से वॉकआउट कर दिया और वॉकआउट करके इस वर्साइल, ये जो मीटिंग हो रही थी ये हो रही थी वर्साइल के वर्साइल में। तो इसके बाहर एक टेनिस ग्राउंड था, उस टेनिस ग्राउंड में ये बाहर आके बैठ गए और बाहर आके बैठकर इन्होंने एक ओथ ली कि हम जब तक यहां से नहीं उठेंगे, जब तक कि हम अपना एक नया संविधान या नया कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज नहीं कर लेंगे, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। देन उसे कहा जाता है टेनिस कोर्ट और वो लगी थी 20 जुलाई 1789 को। वो टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में लगी थी, इसलिए उसे आज भी टेनिस कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इन जो ये थर्ड एस्टेट के लोग थे, इनको लीड करने वाले 2 मेंबर्स थे, उन मेंबर्स का नाम था मिराबो और आबेसी। अब ये मिराबो और आबेसी कोई थर्ड एस्टेट के मेंबर नहीं थे, ये इन थर्ड एस्टेट वालों की जो प्रॉब्लम थी उनको अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए इन्हें फेवर कर रहे थे। और ये थर्ड एस्टेट के लोग इनको अपना लीडर मान रहे थे। ये मिराबो था, ये आपके क्लर्जीज में आता था, यानी कि ये प्रिस्ट था, और प्रिस्ट होते हुए भी ये इन थर्ड एस्टेट वालों को फेवर कर रहा था। ओबीसी जो खुद एक नोबेलिटी था, नोबेलिटी होते हुए भी ये इन थर्ड एस्टेट वालों को लीड कर रहा था, इनको फेवर कर रहा था, क्योंकि ये इनके कंडीशन से अच्छी तरह रूबरू थे। अब इसी टाइम पे यहाँ क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हो गया, यानी ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से इनकी विंटर में इनकी फसल खराब हो गई, और फसल खराब होने की वजह से जो पहले से इनकी कंडीशन खराब थी वो कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने वाली थी। इसी समय क्या हुआ, एक गलतफहमी या कह सकते हैं एक अफवाह फैली कि किंग ने इन पीजेंट्स की जो भी हार्वेस्ट है उस हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने जो आर्मी है, सिपाही है, उनको भेज दिया है। तो ये ज्यादा भड़क गए, जो पीजेंट्स वगैरह वो भड़क गए। एक तरफ यहाँ पर दो जगह पे यहाँ पे रिवोल्यूशन चल रहा था, एक तो टेनिस कोर्ट में, दूसरा चल रहा था पीजेंट्स वर्ग में या कंट्री साइड में, जहां पर सारे पीजेंट्स इस अफवाह की वजह से जितने भी नोबेलिटीज थे, क्लर्जीज थे, उनके हाउस पर जाकर अटैक कर दिया कि ये अब हमारी जो प्रॉपर्टी है या जो हार्वेस्ट है उसको बेस्ट नष्ट कर देंगे, हमारी जितनी जो बची कुची है उसको भी हमसे छीन लिया जाएगा। देन ये यहाँ से गए पीजेंट्स वर्कर्स इकट्ठे होकर और नोबेलिटीज और क्लर्जीज की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको सीज कर दिया, उन पे जाकर अपना हक जमा लिया और वहां जाकर उनके मकान वगैरह पर कब्जे कर लिए। और ये नोबेलिटी और क्लर्जी थे ये यहाँ से छोड़कर भाग गए और अदर जो भी नेबर एस्टेट थे या नेबर किंग थे उनके यहाँ जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। फिर उसी टाइम में 14 जुलाई 1789 जो कि इंपोर्टेंट डेट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, इस डेट को क्या हुआ था कि यहाँ पर एक बास्टिन नाम का एक फोर्ट था, उस फोर्ट को किंग ने जो बदल रखा था एज ए प्रिजन, जिसको कि एक प्रिजन में बदल दिया गया था। एक्चुअल में था ये एक फोर्ट जिसे बास्टिन की जेल कहा जाता है। तो इस जेल में राजा किसी भी कैदी को डाल देता था, वो कैदी विदाउट किंग या किंग की परमिशन के बगैर वहां से बाहर नहीं आ पाता था। पॉलिटिकल हो या किसी भी प्रकार का प्रिजन हो उसको यहीं पर रखा जाता था। तो लोगों के
मन में इसके प्रति एक बैड फीलिंग थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर अटैक करके इस प्रिजन में जितने भी जो कैदी थे उनको मुक्त किया और उस किले को तहस नहस कर दिया गया, यानी इस किले को बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने राजा के ऊपर प्रेशर बना के राजा फिर एग्री हो गया, जो लुई था वो लुई एग्री हुआ और उनको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए परमिशन दे दी और इनके लिए जो भी डिमांड थी उन डिमांड्स के प्रति ये एग्री हो गया। तो 4 अगस्त 1789 को यहाँ पर जो एक एक्ट पास किया गया जिसका मतलब था अबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, यानी यहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, साम्यवाद चल रहा था, उसको खत्म कर दिया गया। साथ ही जो टाइप था उसे भी अबोलिश कर दिया गया कर 4 अगस्त 1789 को। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी जो नेशनल असेंबली थी, टेनिस कोर्ट में जो इन्होंने वो थी उस टाइम इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया था और अपने आप को नेशनल असेंबली को शिफ्ट कर दिया गया। उस नेशनल असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना प्रारंभ किया और 1791 को उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया, उसका ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया और उसे इम्पोज कर दिया और स्वयं को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1791 में, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और जो लुई था उसके जो कह सकते हैं टेरर से फ्री हुआ। और इसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी तो उन्होंने इम्पोज कर ली बट वो लॉन्ग टाइम नहीं चली। इसके बाद यहाँ पर 1799 में यहाँ पर आता है नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन ने आकर इस डेमोक्रेसी को क्रैश करके अपना खुद का राज्य चलाया। तो ये था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। किस प्रकार यहाँ पर किन राइटर्स ने यहाँ पर जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ के पीजेंट्स वर्ग की कैसी कंडीशंस थी, यहाँ पे जो बुर्बो डेंसिटी थी वो किस प्रकार पब्लिक से टैक्सेस वगैरह लेकर इनकी कंडीशंस को खराब करती थी, इनके साथ जो हो रहे थे जो डिस्क्रिमिनेशन थे उनको इस रिवॉल्यूशन के द्वारा समाप्त किया गया। और इनको लीड करने वाले 2 मेंबर थे, मिराबो और आदेशी। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।